वेरी गुड डे एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं डॉक्टर आलोक पुरोहित, आपका हेल्थ कोच। आज के इस एपिसोड में हम आपसे बात करने वाले हैं एक बहुत ही विवादित विषय के ऊपर, जिस पर बहुत सारे व्यूज़ हैं, बहुत सारी जानकारी है, कुछ अधूरी कुछ पूरी, हमारी अपनी मान्यताएं हैं और इन सब के बीच में कुछ साइंस का जो डेटा अवेलेबल है जो वो हमें दिखाता है, उस पर भी हमें लगातार ध्यान देना चाहिए। आज हम बात करेंगे आपके ब्लड शुगर के मेंटेनेंस। अगर आप एक डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और यदि आपका ब्लड शुगर मेंटेनेंस आपका एक बड़ा कंसर्न है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का रोल और प्रोटीन्स और फैट्स का रोल कितना होता है। आज का हमारा स्पेशल रेफरेंस होगा कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। यदि आप एक प्री डायबिटिक या डायबिटिक हैं तो आपको लगातार ये सलाह दी जाती रही होगी कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स बहुत लो कंज्यूम करने चाहिए। ये बात सही है और मैं इस बात से डिफर नहीं करता, क्योंकि जब भी आप एक शॉर्ट टर्म रिजल्ट के तौर पर देखेंगे तो आपके ब्लड शुगर कंट्रोल में कार्बोहाइड्रेट्स का रिडक्शन आपको इमीडिएट हो सकता है कि कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में बहुत सीधा असर दिखाए, लेकिन ये निर्भर करता है कि आपका नज़रिया या आपका उद्देश्य कितना लंबा है। यदि आप एक शॉर्ट टर्म ब्लड ग्लूकोज के कंट्रोल की बात कर रहे हैं, वो तो शायद आप स्टारवेशन से 48 आवर्स में भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन क्या एक हेल्दी लाइफ के लिए आप कार्बोहाइड्रेट से हमेशा एक लंबे समय के लिए आप डिवोर्स लेना पसंद करेंगे? इसको दूसरे नजरिए से देखिए। कार्बोहाइड्रेट्स वही हैं, ये वही डाइट्स हैं, वही मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनको आप पिछले 35, 40, 45 साल से ले रहे हैं, इससे पहले जब आप डायग्नोज नहीं हुए थे। व्हाट हैज चेंज्ड? क्या बदला है? कार्बोहाइड्रेट्स में कोई स्वभावतः परिवर्तन आया है? नहीं, आप में कोई परिवर्तन आया है। हाँ, यानी आपकी कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोसेस करने की जो क्षमता है उस पर असर आया है किन्हीं कारणों से। या आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम से पीड़ित हैं, या आप किसी पैनक्रियास की समस्या से पीड़ित हैं जिससे आपका इंसुलिन आपके लिए पर्याप्त नहीं हो रहा है, या आप टाइप 1 डायबिटीज़ जैसी ऑटो इम्यून कंडीशन से पीड़ित हैं। कोई ना कोई रीज़न है जिसकी वजह से आपको कार्बोहाइड्रेट्स अचानक उस समय अब टॉलरेट नहीं हो रहे हैं। और मैं टाइप 2 डायबिटीज़ के ऊपर बहुत स्पेसिफिक हूँ। यदि आप एक टाइप 2 डायबिटिक हैं और यदि आप रिवर्सल या रिमिशन के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या ये अप्रोच जिसमें आप एक तरह से स्टारवेशन के मोड में जाते हैं, क्या हमेशा ऑल ऑफ रेस्ट ऑफ योर लाइफ क्या आप इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाएंगे? यदि नहीं, तो हमारे लिए सही अप्रोच क्या होनी चाहिए? हम थोड़ी देर के लिए ये मानकर चलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में समस्या नहीं है, समस्या हम में है। और यदि हम अपने पिछले एपिसोड में जो हमने आपसे बात की थी कि डायबिटीज़ एक कंडीशन है जो कि पैदा होती है इंट्रामायोसेल्युलर लिपिड्स की वजह से, यानी इंट्रा यानी अंदर, मायो यानी मसल्स, सेल्युलर यानी सेल्स में, और लिपिड्स यानी फैट। अगर आपके फैट्स के अंदर या उसके आसपास, प्रोडक्टिव टिश्यूज के आसपास जमा हुआ फैट आपके इंसुलिन को काम नहीं करने दे रहा है, जिसकी वजह से आपका इंसुलिन एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता है और आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल रेगुलेट नहीं हो रहा है, समस्या कार्बोहाइड्रेट की है या इंट्रामायोसेल्युलर लिपिड्स की? यदि इस नज़रिए से अगर आप देखें तो रिवर्सल के लिए आप पाएंगे आपको कार्बोहाइड्रेट मदद कर सकते हैं, लेकिन इंट्रामायोसेल्युलर लिपिड्स को जब तक आप प्रॉपरली एड्रेस नहीं करेंगे तब तक आप रिवर्सल या रिमिशन के मोड में नहीं जा सकेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को आप एग्जैक्टली रिवर्स करके देखें। जब आप शुरू हुए थे या ये समस्या शुरू हुई थी, इसमें कई साल लगे होंगे, यानी आज से 7, 8, 10 साल पहले आप ग्रेजुअली आपने वेट गेन करना शुरू किया होगा, आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हुआ होगा और धीरे धीरे बॉडी इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ाते बढ़ाते इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी काफ़ी एलिवेटेड लेवल पर लेकर आ गई होगी, और तब आप डायबिटीज़ डायग्नोज कर पाते हैं जब आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाते हैं। तब तक आप या तो प्री डायबिटिक होते हैं या आपकी बॉडी कुछ ना कुछ करके ब्लड शुगर को मैनेज कर लेती है और आपके शुगर्स कभी भी आपको टेस्ट में ऑब्जेक्शनेबल लेवल पर नज़र नहीं आते हैं। इसके ठीक उल्टा यदि अगर आप रिमिशन की बात करें तो आपको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप रिमिशन में जाना चाहते हैं तो इसी स्टेज को रिवर्स करने के लिए आपको सबसे पहले एड्रेस करना चाहिए
इंट्रामायोसेल्युलर लिपिड्स को, और उसको एड्रेस करने के लिए आपको स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए। डाइट उसके बाद मेंटेनेंस या रिवर्सल के लिए आपकी मदद कर सकती है। यानी आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि यदि आप ओवरऑल वेट लूज करें, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में से फैट का जो कंट्रीब्यूशन है उसको कम करें, तो स्वाभाविक रूप से आप अपने इंट्रामायोसेल्युलर लिपिड्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं। और ये तो एक्सटर्नली है जो आपको नजर आएगा, लेकिन इंटरनली जब आप फास्टिंग जैसा कोई मैकेनिज्म करते हैं या स्टारवेशन की स्टेट में इंटरमिटेंटली जाते हैं, तब आप देखते हैं कि आपकी बॉडी में से इंटरनली जो सेल्स में मेटाबोलाइज होने वाला फैट है उसकी गति काफ़ी तेज़ होती है, और उस फैट से आपकी बॉडी को धीरे धीरे निजात मिलना शुरू हो जाती है। अगर इस प्रोसेस को हम लॉन्ग टर्म गोल की तरह देखें, तो अब सवाल सबसे पहले आता है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट का डिस्कशन हमें इससे पहले करना चाहिए या इस स्ट्रैटेजी के बाद में करना चाहिए। इस डिस्कशन में से आप कन्वीनियंटली उन लोगों को एक्सक्लूड कर सकते हैं जो लोग या तो टाइप 1 डायबिटिक हैं या टाइप 1.5 रहे होंगे, जिनको टाइप 2 की तरह हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन ग्रेजुअली अपनी इंसुलिन प्रोडक्शन की कैपेसिटी को लूज कर रहे हैं और टाइप 1 की तरफ जा रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि टाइप 2 डायबिटीज जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल टाइप 2 डायबिटिक होता है, उसमें इंसुलिन सेक्रेटिंग कैपेसिटी है, तो एंडोजिनस इंसुलिन से इन इम्बैलेंसेस को ठीक करने की कोशिश करता है, और टाइप 1 में एक्सोजेनस इंसुलिन से आप उसी चीज को हासिल करने की कोशिश करते हैं। यानी आप ऊपर से इंजेक्शन के थ्रू आप इंसुलिन को बॉडी में देकर ठीक वही ऑब्जेक्टिव करते हैं जो आप बॉडी में नेचुरली अंदर से इंसुलिन निकाल कर करते हैं। जब आप डाइट की बात करते हैं तो आपके पास 2 या 3 मेन उद्देश्य होते हैं। सबसे पहले, यदि आप उस डाइट से अपना शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, यानी क्या आप अपना ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल कर पा रहे हैं, क्योंकि इस पूरे विशेष सर्कल में आपको सबसे पहले ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल करने की आवश्यकता तो होती ही है। दूसरा, हमारा जो मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव है कि हमारे लंबे समय तक 24 आवर्स हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स में फ्लक्चुएशन कम से कम होना चाहिए। और तीसरा बड़ा ऑब्जेक्टिव, हमारी ईटिंग हैबिट से हमें कैलोरीज का प्रॉपर इंटेक मिलना चाहिए, जो कि हमारी ज़रूरत से ज़्यादा ना हो, और हमें पार्टली उस स्टेट में रखे जहां पर हम अपनी इंटरनल एनर्जी को, यानी डिपॉजिटेड फैट को कंज्यूम कर सकें अपने रूटीन टास्क के लिए, यानी हमारी बॉडी उस एनर्जी को निकालने का कोई रास्ता ढूंढ पाए। अगर ये 3 अलग अलग ऑब्जेक्टिव के थ्रू अगर आप अपनी डाइट्स को या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करने की कोशिश करें, तो आप पाएंगे कि फिर ये डिस्कशन कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स और प्रोटीन्स का ये एक सेकेंडरी डिस्कशन हो जाता है। हालांकि आप खाना रोज खाते हैं, इंटेक आपका रोज होता है, लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी बहुत लॉन्ग टर्म होती है। अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए सवाल, इसका जवाब ढूंढना थोड़ा सा आसान जरूर हो जाएगा। इस डिस्कशन में अभी तक हमने किसी भी तरह से ये बात कहने की कोशिश नहीं की है कि आपके लिए कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, वो आपके लिए श्रेष्ठ है, प्रोटीन श्रेष्ठ हैं या फैट श्रेष्ठ हैं। हमारे आज के एपिसोड में हम यहीं इस वीडियो को रोकेंगे। आज संडे है, और यदि आप इस वीडियो को देख पाते हैं और इतना वक्त निकाल पाते हैं कि आप 1, 2 या 3 मिनट में अपने कोई कमेंट्स, अपनी डाइट जो आप लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट हैवी, प्रोटीन हैवी या फैट हैवी, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, डेयरी और नॉन डेयरी, अब जिस भी तरह की डाइट लेते हैं या जो भी एक्सरसाइज या जिस तरह से उसको एडमिनिस्टर करते हैं, उससे आपके क्या अनुभव हैं, आपका ब्लड शुगर का कंट्रोल कैसा रहता है। यदि आप हमें कुछ लाइंस अपने कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, और कम से कम इसी बहाने हमें भी कुछ और सीखने का मौका मिलेगा। इससे पहले कि अगले वीडियो में हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं और कुछ प्योरली रिसर्च फोकस्ड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।